ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी सेकंड एपिसोड ऑफ आवर इंटरव्यू विद साइकोलॉजी सीरीज। और आज के हमारे गेस्ट का नाम है डॉक्टर सीमा शर्मा। डॉक्टर सीमा शर्मा एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्हें अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में 20 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और वो आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इस इंटरव्यू में। सो आई एम रियली एक्साइटेड और आई नो आप भी होंगे। आपके सवालों के जवाब वो खुद आपको देंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। हमारे साथ डॉक्टर सीमा शर्मा जुड़ी हैं जिन्हें मोर देन 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और आई बिलीव कि बच्चों को बहुत खुशी होगी, आप खुद उनके सवालों के जवाब उन्हें देंगे और उन्हें क्लैरिटी देने की आप कोशिश कर रहे हैं। अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से आपने उनके लिए समय निकाला है, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर इंटरव्यू देन। और सबसे पहले तो मैम एक अपना इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मेरा जो बेसिक आपसे एक सवाल है वो ये ऐसा सवाल है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 11th क्लास में, अभी साइकोलॉजी नई नई जब मेरे पास आई थी तो उसी टाइम पर एक कुछ ऐसा मतलब फैमिली में कुछ था, दूर के किसी रिलेटिव के साथ मैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास एक बार गया था। वहाँ पे मेरा उनसे जब मतलब कन्वर्जेशन हुई और मैंने एक सवाल उनसे पूछ लिया था। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही थे, वो रोहिणी में ही रहते थे। तो उनसे मैंने एक सवाल पूछ लिया था कि क्या मुझे इस फील्ड में आगे जाना चाहिए। तो उनका जवाब साफ साफ था कि नहीं, अगर तो आपके पास और कोई ऑप्शन है अच्छा तो लड़कों के लिए ये फील्ड बिल्कुल सही, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। ये उनका जवाब था। तो उसी उसी जवाब की वजह से मैं मतलब ज़्यादा इस फील्ड में आगे नहीं गया और मैंने अपना झुकाव साइकोलॉजी के साथ साथ जर्नलिज्म की तरफ को ज़्यादा कर दिया। तो इसमें आपका क्या क्या राय है इसमें? मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ इस राय के साथ, क्योंकि इसको हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे हम नहीं ले सकते हैं। साइकोलॉजी में बहुत कुछ है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो आप साइकोमेट्रिक टेस्टिंग की हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं, स्पेशली मेल साइकोलॉजिस्ट इस फील्ड में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। और साइकोमेट्रिक टेस्टिंग में आपको बहुत ज्यादा पैसा भी मिलता है एज कम्पेयर टू अगर आप सिंपल काउंसलिंग कर रहे हैं। तो ये सीबीटी प्रोवाइड कर रहे हैं, टेस्टिंग में तो आपका बिल्कुल एकदम सॉलिड वो चीज रहती है। अगर कोई लड़का इस चीज में जाना चाहता है तो कोई उसमें ऐसा नहीं है कि उसको कुछ और सोचना चाहिए या कुछ और करना चाहिए। बाकी जो चीजें हैं सोचने वाली, लाइक बिहेवियरल पैरामीटर, आपके पर्सनैलिटी पैरामीटर्स, आप बहुत ज्यादा खुद ही आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं, आप में पेशेंस है या नहीं है, वो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वो एक कोई लड़की भी ऐसी हो सकती है जिसमें पेशेंस नहीं है। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स जो करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम ये नहीं कर सकते बैठकर पेशेंट की बात सुने, कुछ वो हमें नेगेटिव चीजें बताएं वो सुने, वो हम नहीं कर सकते। दैट कैन हैपन विद एनीवन, और एक लड़का या लड़की के बेसिस पे नहीं। अगर कोई, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, हम किसी भी तरह से उनको ग्रीफ से बाहर निकालना चाहते हैं, उनको दुख से बाहर निकालना चाहते हैं। इस बेसिस पे तो बिल्कुल हमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। हाँ, अपने पर्सनैलिटी पैरामीटर्स को, अपने इंटरेस्ट को, अपने एप्टीट्यूड को ध्यान में रखकर अगर हम फील्ड चूज करते हैं तो काफी ठीक रहता है। ऑल राइट, ठीक है मैम। सो मतलब कि इसमें आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप जेंडर के हिसाब से मतलब इस फील्ड में कोई इशू नहीं है। बाकी और भी सवालों नहीं, पर हम जेंडर के हिसाब से आते हैं। तो बाकी मैम बच्चों के सवालों पर आने से पहले एक मैं चाहूँगा कि आप खुद अपने बारे में बता दें। थोड़ा बहुत ब्रीफ तो मैंने आपका दे दिया है बच्चों को पहले ही, तो आप खुद एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर अपना बताना चाहें, आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं आपके पीछे देख पा रहा हूँ यंग इंडिया साइकोलॉजिकल सोल्यूशंस। साइकोलॉजी मैं अच्छे से दिखाई, यंग इंडिया साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस नाम की मेरी संस्था है। पिछले कुछ सालों से, लाइक अर्लियर आई स्टार्टेड माय करियर बैक फ्रॉम द चंडीगढ़। वहां से मैंने पीजीआई चंडीगढ़ से अपना इंटर्नशिप, थोड़ा काम, उसके बाद मैं होमनी हेल्थ केयर चंडीगढ़ में ही है, वहां पर मैंने अपना काम स्टार्ट किया था, जहां पर डॉक्टर एस के वर्मा मेरे मेंटर थे। डॉक्टर एस के वर्मा के अंडर काम करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज थी। अगर उनके अंडर किसी को एक हफ्ता भी काम करने के लिए मिल जाए तो बहुत बड़ा, वो स्टूडेंट समझते थे कि हम लकी हैं कि हम सर के पास से वो इंटर्नशिप का चांस मिला है या काम करने का चांस मिला है। आई हैव वर्क विद हिम फॉर द मोर देन 1 ईयर। अच्छा जो भी आज मेरे को टेस्टिंग काउंसलिंग टेक्निक्स सीखी हैं, बेसिकली वो डॉक्टर एस के वर्मा की ही
बताई गई टेक्निक्स हैं, अगर आप उनका नेट पे भर के देखें, डॉक्टर एस के वर्मा, बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जो उन्होंने खुद बनाए हुए हैं। और वो टेस्ट कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, वो सारी चीजें आई हैव लर्न डायरेक्टली फ्रॉम हिम। वो मेरे मेंटर थे, वो मेरी लाइफ में बहुत ही अच्छी चीज हुई है। उस वजह से ही आज मैं अपने आप को स्टेब्लिश कर पाई हूँ। उसके बाद मैंने बहुत सारी उसके साथ मैंने फिर फैमिली काउंसलिंग सेंटर में काम किया चंडीगढ़ में। इमीडिएटली आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड वर्किंग अलोंग विद माय डॉक्टरेट्स। पूरा काम चलता ही रहा है। एकदम हार्डकोर वर्क तब भी था, ऑल्दो आवर्स वर कम। थोड़े टाइम के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए काम करती थी, लेकिन बिल्कुल हार्डकोर पेशेंट्स, स्किज़ोफ्रेनिक, पैरानोया पेशेंट्स को देखना होता था, ये सारा काम करना होता था। उसके साथ ही फैमिली काउंसलिंग सेंटर में भी काम किया है। ऑल्दो एट दैट टाइम आई नेवर एंजॉयड दैट वर्क, क्योंकि उस टाइम जो फैमिली काउंसलिंग सेंटर में केसेस आते थे, जनरली मैरिड लोग होते थे, और वो बोलते थे कि ये तो छोटे से बच्चे हैं, ऐसे ही लगते थे हम जब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, ऐसे लगता है कि ये हमें क्या सोल्यूशन देंगे। बट वो चीजें भी आज बहुत हेल्प करती हैं, जो वहां पर हमने सीखा, कैसे केसेस आते हैं, कैसे उनको हैंडल करना है, वो सब चीजें तो हम करते थे। तो वो चीजों का, उस एक्सपीरियंस का भी हमें बहुत आज फायदा हो रहा है उन चीजों को लेकर। उसके बाद मैंने दिल्ली में बहुत सारी एनजीओ के साथ, स्पेशली YWCA के साथ, जिनके फॉरेन के प्रोजेक्ट्स जो इनके होते थे, FHI ऑर्गेनाइजेशन है, फैमिली हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनका USAID के साथ कोलैबोरेशन होता था। उस प्रोजेक्ट्स में उनके जो 3-4 प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं 4-5 साल के लिए, उनमें मेरा जो विजिटिंग, एज ए विजिटिंग साइकोलॉजिस्ट मेरा काम होता था। जो काउंसलर्स होते थे और फील्ड वर्कर होते थे, उनको ट्रेन करना, उनको एजुकेट करना, कैसे सेशंस लेने हैं, कैसे प्लान करने हैं, कैसे काउंसलिंग से हमने हेल्प करनी है, ये सारे काम रहते थे। और अपोलो क्लिनिक के साथ भी मैंने काम किया है फॉर द पीरियड ऑफ थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद हम लोग बॉम्बे मूव हो गए थे, तो बॉम्बे में भी मैंने अपोलो क्लिनिक के साथ ही काम किया है। दिल्ली से ही बॉम्बे उधर हम हो गए थे शिफ्ट। उसके बाद अपना काम स्टार्ट किया है काफी टाइम से, पिछले तकरीबन 10 साल से अपना ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। लेकिन पहले बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं थी, पिछले 5-6 साल से एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ, जहाँ पे हम सारे ही केसेस, डिप्रेशन के, एंजाइटी के, लाइक करियर काउंसलिंग को भी हम देखते हैं, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट के जो केसेस होते हैं उनको भी देखते हैं, इंटर्नशिप के लिए भी स्टूडेंट्स आते हैं काफी मेरे पास, उनको देखते हैं। लोगों का CBT के सेशंस प्लान करना, बच्चों का, छोटे बच्चों के केसेस, जैसे ADHD वगैरह के केसेस होते हैं, ADD के केसेस होते हैं, वो सब चीजें करना। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग इन नटशेल। जब हम उसको एक एक चीज को बहुत ज्यादा डीपली देखते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर सपोज हम डिप्रेशन के ही केसेस डिस्कस करने लग जाएं, जब उनके ही देखते हैं, उसमें भी देयर आर अगेन फर्दर बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या लेवल्स हैं, डिग्रीज हैं, कैसे केसेस है, कैसे CBT प्लान करने हैं, काउंसलिंग से ही ठीक हो जाएगा या मेडिकेशन चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। ऑल राइट, फाइन। सो आई होप एक ब्रीफ आपको मिल गया होगा कि कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपके सामने जो शख्स है इस टाइम पर, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, उन्हें कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है अपनी खुद की प्रैक्टिकल फील्ड में। सो अब सीधा चलते हैं हम आपके सवालों की तरफ। तो जो सारे सवाल आपने अब पूछे हैं, मैं एक एक कर कर मैम के सामने वो सवाल रखूंगा, और आई होप कि आपको सभी को अपने जवाब मिले। तो मैम, सबसे पहले सवाल को अगर हम देखें, तो ये सवाल सिर्फ स्मृति का नहीं है। स्मृति ने मतलब ये सवाल पूछा है, मैंने उनका देखा, बट और भी काफी सारे बच्चों ने इस तरीके के सवाल पूछे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन BA साइकोलॉजी एंड BSc साइकोलॉजी? मतलब ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज्यादा बच्चों को इस चीज के अंदर कंफ्यूजन है कि अगर हम अभी जैसे अपनी 12th पास कर ली है, तो किधर जाएं? BA की तरफ को जाना चाहिए अगर हमारे पास BSc का भी ऑप्शन है, तो या क्या करना चाहिए? इसमें स्मृति और भी जिन लोगों का ये क्वेश्चन है, उनको ये चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी। BA साइकोलॉजी है, BSc साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी ऑनर्स है, ये जो कोर्सेज हैं, बेसिकली जो BA साइकोलॉजी है, BA साइकोलॉजी में एक पार्ट साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होगा, उसके साथ आपको और सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। BA ऑनर्स साइकोलॉजी जो होगा, उसमें सब आपको सिर्फ साइकोलॉजी ही पढ़नी पड़ेगी, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, जैसे इलेक्टिव इंग्लिश हो जाता है, कुछ यूनिवर्सिटीज कंप्यूटर साइंस भी करवा देती हैं,
और बीएससी साइकोलॉजी, जो बीएससी साइकोलॉजी होगा उसमें आपके साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स होंगे आपका विद स्पेशल एम्फेसिस। एक पेपर होता है उसमें अलग, न्यूरो साइकोलॉजी का पेपर आपका अलग से होगा, जिसमें आपको न्यूरो साइकोलॉजी, बायो साइकोलॉजी, जिसमें मेंटल प्रोसेसेस का कुछ टेक्निकल टर्म्स, जैसे आपका आप साइकोलॉजी ऑनर्स कर रहे हो उसमें भी वो चीज करवाई जाएगी, बट मोर एम्फेसिस ऑन द दिस थिंग, इमोशनल कंटेंट्स के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस रहता है बीएससी साइकोलॉजी में उन चीजों की। एक्चुअली वो जो पेपर होता है, जो एमबीबीएस में साइकेट्री के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका कुछ कंटेंट वो सेम होता है, उन चीजों के बारे में आपको ज्यादा बताया जाएगा। लेकिन इंडिया में जो इन चीजों को लेकर बीए ऑनर्स साइकोलॉजी है, उसका तो आपके पास अलग से काफी वेरिएशंस एंड स्कोप रहते हैं। बीएससी साइकोलॉजी अगर आप करते हो, या बीए साइकोलॉजी करते हो, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट अगर आप बनना चाहते हो, उस चीज के लिए वो काफी हेल्पफुल होता है। बट इंडिया में इतना ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं किया जा रहा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑल्दो दे आर गिविंग द डिग्री ऑफ बीएससी साइकोलॉजी, लेकिन उसके बाद आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज, आपको अगर आपने अपना प्राइवेट प्रैक्टिस सेट करना है, आपने कुछ भी करना है, वो सेम है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अगर आप बीएससी साइकोलॉजी, जब बीए साइकोलॉजी के कोर्स में अपने आप को एनरोल करते हो, वहां पर डेफिनेटली नॉर्म्स डिफरेंट हैं और दैट मीन्स अ लॉट। बट इंडिया में हमारे पास बीएससी साइकोलॉजी वाले बच्चे भी इंटर्नशिप के लिए आते हैं, सेम चीज है, बस एक पेपर उनको जिसमें मेडिसिन का भी उनको नॉलेज दिया जाता है, वो पढ़ाया जाता है। जबकि साइकोलॉजिस्ट के पास अगर वो नॉलेज है तो अच्छा है, नॉलेज तो कोई भी हो अच्छा होता है, बट वी कांट यूज दैट नॉलेज बिकॉज इज अ साइकेट्रिस्ट हु हैज टू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। साइकोलॉजिस्ट कैन नेवर प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। वी नो अबाउट कि डिप्रेशन के लिए कौन सा मेडिसिन होना चाहिए, एंजाइटी के लिए कौन सा होना चाहिए, बट वी कांट प्रिस्क्राइब। उसके आगे फर्दर बहुत सारी चीजें होती हैं। इसलिए बच्चों को बहुत बार ऐसे भी होता है कि किसी यूनिवर्सिटी में मिल रहा है एडमिशन, वहाँ पे बीएससी में मिल रहा है, जब बीए में मिल रहा है, बीए ऑनर्स में मिल रहा है, तो उनको यही प्रेफर करना चाहिए कि अगर वो साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, इसी फील्ड में जाना चाहते हैं, बीए जब बीएससी में कंफ्यूज नहीं हो, वो ऑनर्स में डेफिनेटली देखें, ये उस चीज में हमें जाना चाहिए। ओके अच्छा, मतलब कि आपको मेजर फोकस अपनी ऑनर्स के ऊपर करना चाहिए, बाकी बेसिक डिफरेंस की उसमें मेडिकल की आपको साथ में नॉलेज मिल जाएगी बीएससी अगर आप करते हैं तो। फाइन। उसमें ऑल राइट। मेडिकल की, यस नो, ये जो मेडिकल की नॉलेज है, उसमें आपका मेडिसिन का थोड़ा एक पेपर होता है जिसमें आपको वो पढ़ाया जाता है, और थोड़ा यहाँ पे कॉग्निटिव जो फंक्शंस है उनके बारे में थोड़ा ज्यादा बताया जाएगा। ऑल राइट। ठीक है मैम। सो अगला सवाल हमसे सदानंदा रॉय चौधरी ने किया है। उन्होंने एक चीज पूछने की कोशिश करी है कि व्हाट इज साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड हाउ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डू इट। एग्जैक्टली मतलब क्या होता है ये साइकोमेट्रिक टेस्ट का, और किस तरीके से एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करते हैं इस टेस्ट को। साइकोमेट्रिक में इसके साथ ये भी एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी, साइकोमेट्रिक प्लस साइकोडायग्नोस्टिक्स। हम ये दो तरह के टेस्ट करते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होते हैं, बेसिकली साइकोमेट्रिक टेस्ट में हम जो करियर के लिए, आईक्यू टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं, एंड साइको डायग्नोस्टिक जिसमें आपके सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज तो आ जाते हैं, आपके डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, स्प्लिट पर्सनालिटी है, स्किज़ोफ्रेनिक है, जो भी चीजें आपने आपको लग रहा है कि आपको जरूरत है असेस करने की, आप वो सब कर सकते हैं। ये साइकोमेट्रिक एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के दो डिफरेंट फील्ड्स रहती हैं, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग एंड साइकोलॉजिकल साइकोडायग्नोस्टिक टेस्टिंग। इसमें कौन सा टेस्ट यूज होना है, क्या पेशेंट को क्या चीज चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये सब एक्सपीरियंस से चीजें स्लोली एंड ग्रेजुअली पर्सन लर्न करता है। एक एक चीज के लिए बहुत बहुत टेस्ट होते हैं। आप किसी का आईक्यू टेस्ट करना चाहते हैं, आपको 10 टेस्ट है, आपने कौन सा टेस्ट यूज करना है। आप किसी का डिप्रेशन लेवल चेक करना चाहते हो, उसके लिए आपके पास 15 टेस्ट हैं, आप कौन से टेस्ट यूज करेंगे। आपको जितना आप थ्योरेटिकली अपने आप को नॉलेज बनाओगे, स्ट्रॉन्ग बनाओगे, आपको वो चीजें क्लियर होती जाएंगी, वन थिंग। दूसरा, जितना आपका इंटरेक्शन आपका पेशेंट्स के साथ होगा, अल्टीमेटली ये पेशेंट्स हैं जो आपको सिखाते हैं कि कौन सी आपने कब क्या टेक्निक यूज करनी है, किसके ऊपर कौन सा टेस्ट यूज करना है। जब आप फील्ड में आते हो तो वो चीजें काफी आपकी स्लोली एंड ग्रेजुअली क्लियर होती जाएंगी।
ये होता है। और जो हम कैसे करते हैं टेस्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। कोई भी साइकोलॉजिस्ट, अगर किसी ने सपोज किसी का स्किजोफ्रेनिक टेंडेंसीज इसकी चेक करनी है, कोई भी साइकोलॉजिस्ट अपने आप से 4 क्वेश्चन लिख के पूछ लेगा, उसको हम साइकोडायग्नोस्टिक टेस्टिंग नहीं कहते। इसमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज किए जाते हैं। बहुत सारे टेस्ट वर्ल्ड वाइडली यूज किए जाते हैं। कुछ टेस्ट होते हैं कल्चरल बायस्ड होते हैं, तो अलग अलग कंट्रीज ने अपने हिसाब से वो टेस्ट डिजाइन किए होते हैं, और उनके जो स्कोरिंग एंड उनका जो इंटरप्रिटेशन होता है वो भी स्टैंडर्डाइज्ड होता है। आप कभी भी एज ए साइकोलॉजिस्ट ये नहीं कह सकते अगर किसी का डिप्रेशन पे स्कोर 10 है तो चलो इसको हम कह देते हैं सीवियर डिप्रेशन है। इट्स नॉट लाइक दैट। हर एक चीज का पर्टिकुलर पैरामीटर्स होते हैं, आपको उन पैरामीटर्स को फॉलो करना होता है, जिसमें बेसिकली आपको DSM-5 का जो पैरामीटर्स हैं वो फॉलो करते हैं, वर्ल्ड वाइडली वो माने जाते हैं। ऐसे हर एक चीज को बहुत ही तरीके से, बहुत ही सोच समझकर करने की जरूरत होती है। ऑल राइट फाइन। सो मतलब कि एक स्टैंडर्डाइज जो हमारे टेस्ट होते हैं, और आई होप कि मेरे स्टूडेंट्स को ज़रूर ये बात पता होगी, हमने पढ़ा है DSM-5 क्या है, सो आपको याद होना चाहिए। सो फाइन, मतलब कि इन सब चीज़ों के हिसाब से ही हम इस टेस्ट को करते हैं। सभी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बेसिकली इस टेस्ट को प्रैक्टिस करते हैं। तो मैम अगला सवाल हमारे सामने सतीश झा ने रखा है, और आजकल बच्चे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा मनी माइंडेड हैं। तो ज़्यादा कई सवाल बेसिकली और भी ऐसे थे। सतीश का मैंने सवाल पिक किया है, तो उनका ये था कि हाउ मच सैलरी एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मतलब कितनी सैलरी उनको मिलती है, कितनी अप्रोक्सीमेटली सैलरी वो पा सकते हैं। ये जो आपका सवाल है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कितनी सैलरी पा सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप अटैच होते हैं। आप किसी MNCs के साथ अटैच होते हैं, आप किसी गवर्नमेंट बॉडी के साथ अटैच होते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं, आप किसी स्कूल के साथ अटैच होते हैं, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के जो अपने स्केल्स होते हैं उन स्केल्स के अकॉर्डिंगली आपको सैलरी दी जाएगी। आपने साइकोलॉजी पढ़ा है, या आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करते हैं, वहां पर आप जाते हैं, आप DRDO में जाते हैं, किसी भी जगह पे आप जाते हैं, काम करते हैं, ये डिपेंड करता है आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, या आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, अगेन उसमें आप कितना हार्ड वर्क डाल रहे हैं, आप कितना टाइम खुद की तरफ से देते हैं, कितने आपने आगे एम्प्लॉइज रखे हैं, उनको आप काम दे देते हैं, आपकी प्रैक्टिस में कुछ सॉलिडिटी आ रही है या नहीं आ रही है। सो बहुत सारी चीजें हैं, इसमें पैसों की कोई कमी नहीं है। जितना आप 5,000 से लेकर 5 लाख तक कमा सकते हैं। लोग बैठे हुए हैं मार्केट में, इतना ज्यादा पैसा भी कमा रहे हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या एफर्ट्स है, क्या इंटरेस्ट है, और कितना हॉनेस्टली आप अपनी सर्विसेज को डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके ओके, बिल्कुल ठीक बात है मैम आपकी, मतलब कि हमें तो इस लेवल पे पैसों की चिंता किए बिना आप ज्यादा फोकस इस चीज पे रखिए कि आपको अपने आप को थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है। बिल्कुल, मैं यही पॉइंट बोलने वाला था अभी जो आपने बोल दिया, और आपने मतलब बिल्कुल एक अच्छे तरीके से सवाल का जवाब दिया है। बट इसमें मैं भी यही पॉइंट बस ऐड करना चाहता था कि भाई साहब इतना मत सोचिए आप अभी पैसों के बारे में, बहुत पैसे हैं। आप ये सोचिए कि आपने कैसे अच्छा पढ़ना है और किस तरीके से आप एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। मेन मकसद हमें ये रखना चाहिए। पैसे उसके बाद जैसे हमें मैम ने बताया कि बहुत हैं, कई ऐसे भी हैं जो 5,000 कमा रहे हैं, और कई ऐसे भी हैं जो 5 लाख भी कमा रहे हैं। सो बिल्कुल ठीक बात है, आप अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करें। ऑल राइट मैम, अगला सवाल सरस्वती ने हमसे पूछा है। ये ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बच्चों के माइंड में होते हैं कि जैसे उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया है, वो उड़ीसा में रहती हैं और अपना आगे बैचलर उसके अंदर परस्यू करना चाहती हैं। तो वो कहाँ जाएं, मतलब क्या उड़ीसा में ठीक है, या फिर मुंबई मतलब मुंबई या दिल्ली वगैरह ऐसे शहरों की तरफ आना चाहिए? आप ये बताइए, जब आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप क्या डॉक्टर से पहले ये पूछते हैं कि आपने कौन से कॉलेज से डिग्री किया है, कौन से सिटी से किया है? ऑल द माइंड में थोड़ा वो एक आता है कि क्यूरोसिटी आती है, इस डॉक्टर ने कहाँ से MBBS किया होगा, MD किया होगा, बट हार्डली वी आस्क फ्रॉम द डॉक्टर। इन द सेम वे आप कहीं से भी करते हो, आप उड़ीसा से कर रहे हो, आप भुवनेश्वर से कर रहे हो, पंजाब से कर रहे हो, गुजरात से कर रहे हो, दिल्ली से कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, वो चीजें मैटर नहीं करती हैं। मैटर क्या करता है,
आप उस चीज को कितने अच्छे से ग्रास्प कर रहे हो, आप कितने अच्छे से आप फ्लाइंग कलर्स में हो। सपोज आप जिस भी आप यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रहे हो, उस यूनिवर्सिटी के आप टॉपर्स में हो, तो आपको डेफिनेटली आपका इन डेप्थ नॉलेज है, आप उसको गेन करने की कोशिश कर रहे हो। जब आप किसी मेट्रो सिटी में आ गए हो, आप बॉम्बे में हो, दिल्ली में हो, बट आप इन डेप्थ नॉलेज को छोड़कर और चीजों की तरफ आपका ध्यान जा रहा है। वो एक सिर्फ सिटी का स्टैंप लगने से कुछ नहीं होता। आपको जो भी चीजें उसमें यू आर सपोज टू स्टडी द पेपर्स, द कोर्स में जो चीजों की क्लैरिटी होनी चाहिए, इंटर्नशिप्स में जो क्लैरिटी होनी चाहिए, अगर आप वो चीज गेन कर रहे हो तो उससे सिटी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे आप देखोगे कि सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनका अगर आप डाटा कलेक्ट करके देखो, मोर देन 50% आउट ऑफ मेट्रोस होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मेट्रोस में ही हमें अच्छी एजुकेशन मिलती है। अच्छी एजुकेशन हम कहीं से भी ले सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितना ऑनेस्टली उस चीज को कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है मैम। ऑल राइट, फाइन। सो आई होप सरस्वती आपको अपना जवाब ज़रूर मिल गया होगा। सो अगला सवाल हमारे सामने मनन ने रखा है, और काफ़ी अच्छा इनोसेंट सा सवाल मुझे ये लगा। कैन एन इंट्रोवर्ट बिकम ए साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर? यस, अगेन यहाँ पे जो हमारे पर्सनैलिटी पैरामीटर्स होते हैं, हम एक्सट्रोवर्ट हैं, एम्बिवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं। बहुत लोगों को एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि जो इंट्रोवर्ट होंगे वो बहुत ही डोसाइल और किसी से बात नहीं करना, और उनका आईक्यू भी कम होगा, साथ में ये भी उनके साथ एक टैबू अटैच्ड है। बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता। इंट्रोवर्ट भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये चीज इंट्रोवर्जन अगर किस लेवल का है, इंट्रोवर्ट हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सोशल एंजाइटी बहुत बार ऐसे होता है, लोगों को साथ में सोशल एंजाइटी का प्रॉब्लम होता है। जब सोशल एंजाइटी का प्रॉब्लम होता है, अगर इंट्रोवर्ट भी है पर्सन और सफरिंग फ्रॉम द सोशल एंजाइटी ऑल्सो, उस केस में तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो फील्ड है साइकोलॉजी का, काउंसलर का, साइकोलॉजिस्ट का, ये ऐसा है कि ऑल द टाइम यू हैव टू डील विद द पर्सन्स। तो अगर आपका पर्सनैलिटी पैरामीटर इतना ज्यादा, आपका एक टाइप, जो पर्सनैलिटी टाइप है वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करती है जितने आपकी पर्सनैलिटी पैरामीटर्स करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो, आप गुड लिसनर नहीं हो, तो इस फील्ड में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी की फील्ड में तो आपको एक गुड लिसनर होना बहुत ही जरूरी है। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू लिसन द प्रॉब्लम्स। यहाँ पे मैं एक चीज भी कोट कर सकती हूँ। एक किसी पेशेंट ने एक साइकेट्रिस्ट को रात के 2 बजे कॉल किया, एंड 1 घंटे तक वो बोलती रही, कुछ कुछ भी बोलती रही। एंड जो प्रॉब्लम था, शी वाज, उन्होंने इसलिए कॉल किया था कि मैं अभी सुसाइड करने जा रही हूँ, अगर आप मेरे को बचा सकते हो तो बचा दो। 1 घंटा वो बोली। सुबह उठकर साइकेट्रिस्ट ने देखा कि रात को उस पेशेंट का कॉल था, सुसाइड करना था, चलो ट्राई करके देखते हैं उसने सुसाइड किया है या क्या है कंडीशन उनका। तो उन्होंने फोन उठाया और बहुत आराम से बात कर रही थी। एंड देन ही आस्क्ड व्हाट स्टॉप्स यू नॉट कमिटिंग अ सुसाइड। शी सेड, आपने मेरे को सुना, बस उस चीज ने मेरे को स्टॉप किया। मेरे को ऐसा लगा कि दुनिया में कोई तो है जो मेरे को सुन सकता है। सो एक इस दूसरे पैरामीटर्स के बारे में सोचना। अगर आप इंट्रोवर्ट भी हो तो चलेगा, कुछ ऐसा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा क्या, बिल्कुल भी ये चीज प्रॉब्लम नहीं करेगी। अगर आपका थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, प्रैक्टिकली आपको फुल नॉलेज है, और आप लोगों के साथ, इंट्रोवर्ट का डजंट मीन कि आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, आप इंटरेक्ट कर सकते हो। जितना आपको चाहिए उतना तो आप कर सकते हो ना। इंट्रोवर्ट का बहुत सारी ऐसे तो नहीं है कि इसमें आप पेशेंट के साथ डील कर रहे हो, आपको कोई पार्टी तो ऑर्गेनाइज नहीं करनी है जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होने की जरूरत है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी कोई इंट्रोवर्ट अगर सोचता है कि मैं साइकोलॉजी की फील्ड में जा सकता हूँ, तो नहीं जा सकता, वो जा सकता है। ऑल राइट, तो अगला सवाल जतिन ने ये सवाल आपके लिए रखा है। डू वी सप्रेस और एंड दी फोबिया, डिप्रेशन, एंजाइटी एटसेट्रा? मतलब इनका साफ साफ पूछना ये है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी की हेल्प से क्या हम अपने फोबिया, डिप्रेशन, एंजाइटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं, या सिर्फ सप्रेस होती है वो चीज़? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं या काउंसलर हैं, जिनके पास भी आप जाते हो, जिनके पास भी लोग जाते हैं, वो कभी भी आपको चीजों को सप्रेस करना नहीं सिखाते हैं। हम लोग लोगों को इक्विप करते हैं टू डील विद द सिचुएशंस। जो भी आपकी सिचुएशन है, कुछ डिस्ट्रेस है लाइफ में, उस डिस्ट्रेस के साथ आपने कैसे डील करना है, वी मेक यू इक्विप फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग।
कभी भी आपके डिप्रेशन को, अगर डिप्रेशन है उसको आप स्ट्रेस कर लीजिए, तो फिर क्या फर्क होगा आपका एक प्रोफेशनल हेल्प लेने का, जब आप नॉर्मल घर में बैठकर भी, वो तो घर में भी लोग बोल देते हैं, अगर बच्चा बोलता है कि मेरे को नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, मेरे को बहुत अजीब सा फील हो रहा है, घबराहट हो रही है, उसको बोला जाता है नहीं नहीं ऐसे नहीं सोचते, ये नहीं करना है। तो उसमें और फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में फर्क नहीं होगा। विद द हेल्प ऑफ वेरियस टेक्निक्स वी इक्विप यू टू डील विद द डिफरेंट सिचुएशंस, जिसको आप बहुत बोल्डली डील कर सकते हो चीजों के साथ, उस लेवल तक आपको लेकर आया जाता है। आपका जो कॉग्निटिव थॉट प्रोसेस है उस लेवल तक उसको ट्रेन किया जाता है। ऑल राइट, ठीक है मैम। सो आई होप जतिन आपको अपने सवाल का बिल्कुल जवाब मिला होगा। और जतिन ने एक और सवाल रखा है, इसी सवाल का एक पार्ट था कि इसके साथ ही एकागी क्या होता है। एकागी एक शब्द है, मैंने भी इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है, तो एग्जैक्टली व्हाट इज एकागी? इकागी एक जापानीज वर्ड है, जिसका मतलब सेम है जैसे हम इंडिया में जब और बहुत सारी कंट्रीज में यूज करते हैं, लव योर लाइफ, स्प्रेड हैप्पीनेस इनटू योर लाइफ। इकागी का मतलब है स्प्रेडिंग हैप्पीनेस इनटू योर ओन लाइफ एंड इनटू द लाइफ ऑफ अदर्स। इसका मतलब है यू हैव टू मेक योरसेल्फ कैपेबल ऑफ स्प्रेडिंग हैप्पीनेस इनटू योर लाइफ एंड द लाइफ ऑफ अदर्स। वो आप कैसे कर सकते हो? अपना कॉग्निटिव थॉट प्रोसेस चेंज करके, अपने आप को रिफाइन करके, बहुत सारी स्किल्स को यूज करके पब्लिक वेलफेयर के लिए, किस तरह से आपने हैप्पीनेस स्प्रेड करनी है, इसमें एकागी टेक्निक में वो सारी चीजें बताई जाती हैं। ऑल राइट, ठीक है मैम। सो फाइन, अगला सवाल ऋषभ ने आपके लिए रखा है। ऑन व्हाट स्किल्स वी शुड फोकस टू बी अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट एंड हाउ इज द वर्क लाइफ बैलेंस? मतलब साइकोलॉजी फील्ड में वर्क लाइफ बैलेंस क्या कैसा है आपका? क्या ये ज़्यादा हेक्टिक फील्ड है? ये तीन मतलब इसके सवाल हैं। इस सवाल में मतलब तीन सेक्शन है। सबसे पहले उन्होंने आपसे पूछने की कोशिश करी है कि हम स्किल्स क्या जो है। थर्ड, हाँ थर्ड थर्ड सेक्शन है उसका हम आंसर पहले ही कर देते हैं। जी जी। वर्क लाइफ बैलेंस बनाना इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। इसमें साइकोलॉजी की फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा अर्जेंट केसेस तो नहीं है। सपोज अगर कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जैसे उनके पास बहुत अर्जेंट केसेस आ सकते हैं, आते भी हैं, जनरली आते हैं। ऐसे साइकोलॉजी की फील्ड में बहुत ज्यादा ऐसे कभी कभी होता है, कुछ केसेस में आपको साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की इमीडिएटली जरूरत होती है। कुछ लोगों ने डिसीजन लेना होता है, जब उनको मेडिकेशन स्टार्ट करनी होती है, वो भी इतना ज्यादा अर्जेंट नहीं होता, उसको भी आप कुछ आवर्स के लिए आप होल्ड कर ही सकते हैं आराम से। सो वर्क लाइफ बैलेंस में अगेन फिर ये चीजें डिपेंड करेंगी कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड हैं, वहाँ पे वर्कलोड कितना है, अगर आपका अपना काम है आपने उसको कितना स्प्रेड किया है, बहुत सारी चीजें आपके अपने हाथ में, आप बहुत आराम से कर सकते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। इसमें उसका कोई ज्यादा इशू नहीं है, इसमें रहता है। और क्या पार्ट था इसका? तीन पार्ट थे, थर्ड हाँ पार्ट ये था वर्क लाइफ बैलेंस। हाँ, और एक चीज़ ये थी कि ज़्यादा क्या हेक्टिक है, और वो भी आपने लगभग जवाब दे ही दिया है कि इतना ज़्यादा वो चीज़ नहीं होती है। मतलब हेक्टिक आप इसे इजीली मैनेज कर सकते हैं। और हाँ, एक सवाल। हेक्टिक 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 के ऊपर मैं कुछ और भी कहना चाहूंगी। अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, थ्योरेटिकली आप एकदम स्ट्रॉन्ग हो, प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपको पता है ये स्किज़ोफ्रेनिक पर्सन है, इसके ऊपर मैं ये टेस्ट कर सकता हूँ, ये स्किज़ोफ्रेनिक प्लस एंजाइटी का पेशेंट है, ये टेस्ट कर सकता हूँ, इसका थोड़ा मेंटल रिटार्डेशन लो है, हाई है, वो अगर आपको उस चीज की समझ है, वो विद इन फ्यू ईयर आपके करियर के इनिशियल ईयर्स में आपको उन सब चीजों की समझ आ जाती है, फिर वो चीजें हैक्टिक नहीं लगती। आपको पता लगेगा चीजें आपके माइंड में ऐसे बहुत इंस्ट्रूमेंटल वे में यूज, बंदा आपके क्लिनिक में एंटर कर रहा है, आपको 50% वो चीज पता चल जानी चाहिए, एडीएचडी का केस है, डिप्रेशन का केस है, क्या चीज है। ऑल्दो आप पेशेंट को एकदम से नहीं बोलोगे, कभी भी नहीं बोलोगे कि ये चीज है, आप उसकी बात पूरी सुनकर बाद में असेस करोगे, बट माइंड में एक वो चीज फॉर्म हो जानी चाहिए। वो चीजें आपके 5-10 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको अपने आप पता लगने लग जाती हैं। सो स्टार्टिंग में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली इट्स नॉट अ हेक्टिक थिंग, हम ये नहीं कहेंगे। मैं अपने केस में देखो, आई एम यूजिंग दिस थिंग एज अ पैशन, फॉर मी इट्स अ पैशन, मोर देन अ वर्क इज अ पैशन। सो मेरे को ये कभी भी हेक्टिक नहीं लगता है। ऑल राइट, ओके ओके ओके। सो यार इतने में इतना ही मिलेगा एक्चुअली। हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ा सा इशू हो गया था ड्यूरिंग द इंटरव्यू, और उसके बाद फिर फर्दर मैम को टाइम ही नहीं था उनके पास, और उनका स्केड्यूल में से वो बिल्कुल टाइम अरेंज नहीं कर पाई हैं अभी के लिए। बट अगर कोई भी सवाल आपका अभी रह गया है
आई होप कि काफ़ी सारे सवाल आप लोगों के क्लियर ज़रूर हुए होंगे, बट फिर भी कोई रह गया है तो इस वीडियो के नीचे आप ज़रूर उसे रख सकते हैं, हम अगले एपिसोड में ज़रूर आपके सवाल को पिक कर लेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ज़रूर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, और इंटरव्यू विद साइकोलॉजी सीरीज़ का एपिसोड 1 नहीं देखा है तो क्यों नहीं देखा यार, 2 को देख लिया है, 1 भी देख लो, और उसके बाद 3 भी जल्दी ही आ जाएगा। दोबारा एक नए साइकोलॉजिस्ट से हम बात करेंगे और उन तक आपके सवालों को पहुंचाएंगे। सो यस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।